माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली है कि साइंस में आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, जो चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैथ के लिए आया हूँ मैं, कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो उसमें आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी जो मैथ है वो 15 नंबर का आएगा आपका। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी, ये चैप्टर जो है ना, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप हो इंग्लिश मीडियम, चैप्टर तो सेम ही रहेगा। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, रियल नंबर, इसके अंदर क्या पढ़ना आपने, यूक्लिड का डिवीजन का मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन में आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपसे एच सी एफ एलसीएम पूछेगा तो आप सिंपल देखो, अगर पेपर में आ गया कि एच सी एफ फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, अब वो थोड़ी आपको ये देखेगा कि आपने किस मेथड से करा है। एमसीक्यू टाइप ही आएगा आपका पेपर। ठीक है, तो एच सी एफ एलसीएम के लिए यूक्लिड पढ़ना जरूरी नहीं है, बट अगर उसने ऐसे पूछ लिया, जैसे कि इक्वेशन होती है पी पी प्लस 9, आपने ऐसे पढ़ोगे 2p+6, ऐसे कुछ करके होती है, तो उन इक्वेशंस को देख लेना एक बार कि आप ना कि क्या बनता है, एक वो इक्वेशंस देख लेना, एक दो क्वेश्चन उसके बस। एच से एलसीएम फाइंड करना सीख लेना। रूट 3 इरेशनल, इसमें ये क्या है कि रूट जो है, रूट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे रूट निकालना उसका। ठीक है, और एक चीज ये पता करना कि ये चीज इरेशनल है या रैशनल है। जैसे रूट 3 है, ये रैशनल है या इरेशनल है, ये पता करो। रूट 2 रैशनल है क्या इरेशनल है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रूट 2 क्या है इनमें से, रियल है, रैशनल है, इरेशनल है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इसमें पहले चैप्टर में है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर ये खुद जाके एक एक क्वेश्चन देखा है, उसके बाद एनालिसिस करके आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि खुद ही चैप्टर नाम लिख दिया, मैंने सारे क्वेश्चन ये देखे हैं। मुझे खुद इतना टाइम लगा इन सब चीज़ों को देखने में, एनालिसिस करने में। तो आप जो पढ़ना है वो ध्यान से देख लेना। पोलिनोमियल चैप्टर सेकंड है। इसमें डिग्री, डिग्री क्या होती है, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको डिग्री बोलते हैं। मान लो यहाँ आ गया कि, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, y की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 8, तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो ये पढ़ लेना। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हो ना, सम ऑफ जीरोज क्या होता है। जीरो क्या होती है, कोई भी इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है, तो जीरोज वो होती है कोई ऐसी वैल्यू एक्स की जिससे ये इक्वेशन जीरो हो जाए। आप कोई वैल्यू पुट करो एक्स की और ये इक्वेशन क्या होगी, जीरो बन गई आपकी। मान लो यहाँ कुछ भी पुट कर दिया, -1 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, और -3 हो गया +3, तो ये जीरो होगी। एक्स की वैल्यू -1 क्या होगी, जीरोज। तो जीरोज फाइंड करना। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, -b/अल्फा होता है, प्रोडक्ट होता है c/a। तो ये चीजें पढ़ लेना, ये फॉर्मूला। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन करना। जैसे कोई इक्वेशन दे दी आपको, x² + 3x + 5, इसको डिवाइड करो x-2 से, तो क्या बचा। ठीक है, तो जैसे x से करते हैं, फिर x² आ गया, तो ये वाला पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं चैप्टर थर्ड के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ऐसे ग्राफ है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसे काट गई, तो इसका सॉल्यूशन बन गया, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन है। अब कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल चलेगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं भी नहीं टकराएंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर एक होता है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो क्या होता है, एक ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो इसके मैनी सॉल्यूशन है, सारे कोइंसिडेंट हो जाते हैं। और ये होते कैसे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे होता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है इसका। वो कैसे होता है, जैसे a/b इक्वल्स टू a1/a2, b1/b2, ये इक्वल आ गए, और c1 c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप उस चैप्टर में जाके, एक एक चीज बताऊंगा तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर इसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड आता है आपका सोल्व करने का। जैसे कोई इक्वेशन है 3x + 5 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन और दे दी कोई, तो इन मेथड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वैल्यू पुट करके सोल्व करना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक बार समझ लेना आप क्या होता है। इसमें जैसे ना आपके वो क्वेश्चन होंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, एक चैप्टर है इसी मेथड में ही है, 3.4 है, पता नहीं 5 है, देख लेना, तो उसके क्वेश्चंस कर लेना। इसके बाद आते हैं
चैप्टर 4 में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और जीरोज का मतलब एक ही होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो एक्स की पुट करें और वो इक्वेशन जीरो हो जाए। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पक्का कर लेना। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, रूट निकालना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये निकलते हैं रूट, प्लस माइनस करके दो रूट आ जाते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जीरो से बड़ा होता है। टू इक्वल रियल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है। और नो रियल रूट कब होता है, जब ये छोटा होता है जीरो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पढ़ लेना, इस चैप्टर में ये पढ़ लेना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पक्का पढ़ लेना, इसमें पूछता है कितना ऐड करें कितना जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ सीरीज nth टर्म, और ये क्या होता है सम। ये चैप्टर वैसे मैंने लाइव क्लास 2 या 3 में कराया, देख लेना आप, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, ये कर लेना आप। टी एन क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1d। सम क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। इस पे आप अपने क्वेश्चंस करके देख लेना। और एक सम का फॉर्मूला एक और भी क्या होता है, वो एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्यों होता है, जैसे 2a है, यहाँ से एक a ले लिया, उसके बाद a बच गया एक, n माइनस 1d, और n माइनस 1d क्या होता है, tn होता है आपका, ये रहा, तो इसलिए वो लास्ट टर्म ले लेते हैं। इसके बाद चैप्टर 6, छठे चैप्टर के अंदर ट्रायंगल है, छठा चैप्टर। इसके अंदर क्या आएगा, सिमिलरिटी बताओ, सिमिलरिटी क्या होती है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सिमिलर होता है। उनका जो एरिया है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो पढ़ लेना। राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये वाला पक्का कर लेना, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, और यहाँ पे इसने काट दिया, ये भी राइट एंगल बन रहा है यहाँ, ए बी सी, और ये डी, तो ये बी डी क्या होता है, इसके फॉर्मूले होते हैं बी डी इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, ऐसे। या फिर ऐसे ए बी पूछ लिया, ये 4-5 डेरिवेशन होते हैं, सारे कर लेना। ये ए बी पूछ लिया, ए बी क्या होता है, ये ए डी इंटू में ए सी, ऐसे बी सी क्या होगा, सी डी इंटू में ए सी। ये प्रूफ करने होते हैं क्वेश्चन, आपके जैसे प्रूफ करने होते हैं, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट याद है, जैसे मैंने आपको बता दी इतनी जल्दी में, क्योंकि मेरे को ये याद है सारे, मैंने ये सारे अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो मेरे को तो याद है सब। तो ऐसे ही आप याद कर लेना इनको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इन पे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7वां चैप्टर। इसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट है, उनके बीच डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्स कोफिशिएंट है, ये वाई है, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है, x1 माइनस x2 अपॉन 2, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अपॉन 2 नहीं होता, इसमें से ये घटा के उसका स्क्वायर कर दो प्लस वो कर दो, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे कुछ करके होता है, m1 प्लस m2, m1 के साथ x2 आता है, m2 के साथ x1 आता है। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है कि कोई लाइन है, उसको दो सेक्शन इस रेशियो में m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट है, तो ये m1 उसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ऐसे सेक्शन फॉर्मूला है वो आप देख लेना। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देख लेना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, फिर दूसरे का निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया। और ये कैसे निकालते हैं वो उसमें देख लेना। ट्रायंगल में कितने कोफिशिएंट देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि तीन साइड होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, x1 माइनस x2 कर दो, ये x1 ले लिया, x2 माइनस x3, ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके है, ये फॉर्मूले देख लेना आप। इसके बाद चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर करना आपने। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे आप आपसे, पूरी की पूरी पूरा चैप्टर अच्छे से करना आपने। इसके बाद है 9 चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या हाइट डिस्टेंस दे रखी है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, इतनी ऊपर हाइट पे बंदा है, यहाँ बंदा है मान लो, और यहाँ कोई जहाज है, मतलब इतना ऊंचा, और कोई क्या बिल्डिंग है, यहाँ से ये एंगल बन रहा है, तो आप किसकी हाइट पूछ लेगा, इसकी पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, तो ये आप पक्का कर लेना। इस पे आते हैं क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर देख लो, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी का पेपर ही मिल रहा है आपको, प्रीवियस ईयर जो रिसेंट हुआ है उस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेना आप। और भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाले थे क्वेश्चंस एसएससी वाले पेपर के ही, तो कितने बच्चे थे, कोई बच्चा नहीं था जिसने कॉन्फिडेंटली उसके मतलब आंसर दे दिए हों। एक दो बच्चे ने दिए, वो खुद पजल है, मतलब एक आधा क्वेश्चन ठीक भी है उनका,
कुछ गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं दिखा मुझे कोई भी सिंगल बच्चा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को पढ़ नहीं रहे, और ये 15 मार्क्स का आएगा। आप खुद देख लो, 15 में से 15 स्कोर करना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद सर्कल, सर्कल वाला चैप्टर। अब सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, ये नहीं होती सेकेंड, ये सर्कल हो गया। सेकेंड क्या है, ये अंदर से जाती है, ऐसे दो दो जगह पे काटती है। टेंजेंट तो आपकी एक जगह ही काटेगी ऐसे बाहर से, और एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट है, दोनों की लेंथ सेम होती है, और ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ऐसे कुछ है, ये पढ़ लेना। एक ये होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये किस में होगा कि ये सर्कल है और ये है क्वाड्रिलेटरल कोई ऐसे, तो इसमें क्या होता है, मान लो ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है ए बी और ये सी डी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो किसके इक्वल होता है, ए डी और बी सी के। ये देख लेना, ये प्रूव कैसे होता है कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ऐसे करके ए मान लिया इसको, ये बी बी मान लिया, तो ऐसे करके प्रूव हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यूं का यूं। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। क्या होता है, सेक्टर होता क्या है, ये सर्कल है, इसमें ये कोई एंगल बन रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे आप कोई शहर देखते हो, उसमें सेक्टर क्या होता है, पार्ट होता है, ऐसे सर्कल का क्या पार्ट क्या होता है, सेक्टर होता है। आर्क क्या होती है, ये होती है आर्क, ये जो परिमाप होता है, परिधि बोलते हैं सर्कल की, इसका कोई पार्ट है तो उसको बोलते हैं हम आर्क बोलते हैं उसको। तो माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, और सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सेक्टर का। ऐसे ही 2 पाई आर किसका होता है, परिधि का। अब परिधि का कोई टुकड़ा है तो वो टुकड़ा किस एंगल पे, ये देख लेते हैं, तो थीटा अपॉन 360 कर देते हैं, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला कि परिमाप का ही करेंगे ना हम देख के, तो ऐसे, तो इस पे क्वेश्चन कर लेना। सरफेस एरिया वॉल्यूम पे पूरा चैप्टर कर लेना अच्छे तरीके से, इस पे क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है इसमें आपने। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए। क्या होता है मोड, क्या होता है, मान लो एक डाटा है, मैंने डाटा दिया 2 2 3 4 5 2 6 2 3, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है ना उसको बोलते हैं मोड। 2 2 देखो ज्यादा बार आया है तो इसको मोड बोलते हैं। मीडियन क्या होती है, मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, ये पढ़ लेना। एक फॉर्मूला होता है 2 मीडियन ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, वो देख लेना। और इसमें भी 3 4 तरीके से निकलता है मीन भी आपका, वो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। क्योंकि कई बार डाटा जो है ना, मान लो कोई डाटा दे दिया बड़ लेंथ वाला, तो उसमें जो है वो सी एफ वाला फॉर्मूला याद यूज होता है वो, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला यूज हो जाता है उसमें फॉर्मूला। तो ये सारा ही होना चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी मैंने पूरा चैप्टर करवाया है, क्लास 3 में करवाया है, और ये चैप्टर कर लेना प्रोबेबिलिटी वाला। जैसे एक डाइस फेंका गया, 2 डाइस फेंक दिया आपने, तो 2 डाइस फेंकोगे ना, डाइस में कितने आउटकम होते हैं, 6, एक से लेके 2 3 4 5 और 6, 6 चीज आ सकती है, कुछ भी आ सकता है डाइस जब फेंकोगे। 2 डाइस फेंकोगे तो 2 फेंक रहे हो ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो। ऐसे ही एक कॉइन फेंकते हो तो कितने आउटकम होते हैं, 2 चीजें आती हैं, तो हेड या टेल। लेकिन जब 2 कॉइन फेंकोगे तो ये जो 2 आउटकम है इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। ऐसे ही 3 कॉइन फेंक दोगे तो 2 का क्यूब कर दोगे, और 3 डाइस फेंकोगे तो 6 का क्यूब कर दोगे। 3 वाला आएगा नहीं, 2 वाला ही आएगा आपको। और जब डाइस फेंकते हैं तो 6 का स्क्वायर यानी 36 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही यहाँ बना लो 1 2 3 4 5 6, ये बनाना ना चाहिए कि पहले एक एक आ गया, 1 2 आ गया ऐसे, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया। फेस कार्ड क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं, एक तो होता है क्लब, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, एक ईट बोलते हैं हिंदी में, ताश मैंने बड़े खेले हैं बचपन में, तो इसको ईट बोलते थे, और इंग्लिश में इसको डायमंड बोलते हैं। एक पान होता है, पान कैसे होता है, शेप नहीं बन रही मेरे से। एक ऐसे चिड़ी सा, चिड़ी भी बोलते हैं इसको, ऐसे होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। पान नहीं बन रहा मेरे से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो हुक्म बोलते थे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ये क्लब हो गया, इसको डायमंड बोलते हैं। एक स्पेड बोलते हैं इसको, और पान को हर्ट बोलते हैं। हर्ट कैसा होता है आपका, ऐसे कुछ होता है, तो इसको हर्ट बोलते हैं। तो इसमें ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक 2 होते हैं, एक ये होता है और एक ये क्लब वाला होता है। तो 2 टाइप के कार्ड ब्लैक होते हैं, वैसे 13 13 13 ऐसे करके 4 टाइप के कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड आपके 3 फेस कार्ड होते हैं एक उसमें,
मान लो इसके 3 फेस कार्ड कौन से हो गए, एक जैक होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है। एस को फेस कार्ड में नहीं लेते, इक्की को फेस कार्ड में नहीं लेते। तो इस पे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया लेवल के कर लेना आप अपने। तो 10th क्लास के इतने हो गए। इसके बाद है 9th क्लास। अब 9th क्लास के यार एक चैप्टर मैंने देखा, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा मेरा। नंबर सिस्टम रैशनली पूछा है, कुछ इतना खास नहीं है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना रैशनल क्या है, रैशनल क्या है। ठीक है। पोलिनोमियल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर सेकंड, क्योंकि सेम ही 10th वाला है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सेम 10th वाली ही है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल ये भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो लिखा हुआ है मैंने, ये आपको पूरा देख के बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रहा नो नो। लाइन एंड एंगल में कर लेना, क्योंकि लाइन एंड एंगल में क्या है कि आपको एंगल के टाइप बताए गए हैं। जैसे ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कौन सा होता है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये एंगल, ये लाइन काट गई ऐसे, तो इसका तो ऊपर हो गया, ठीक है, और इसका हो गया मान लो नीचे, नीचे तो यहाँ बनेगा। तो ये नीचे ये एंगल एक, और ये एंगल हो गया दो। इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, ऐसे ये कोरस्पॉन्डिंग ये और ये इक्वल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल होगी। तो एंगल फाइंड करना, तो ये इस चैप्टर में दिया है, तो इस चैप्टर को देख लेना आप, छठे चैप्टर को थोड़ा सा ये देख लेना, बाकी चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। अगले में चलो। इसके बाद है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपने क्या करना है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, ये देख लेना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कम होगी जब या तो तीनों साइड इक्वल हो, या तीनों एंगल जो है इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तीन एंगल इक्वल है या कोई एक साइड इक्वल है, तब कॉन्ग्रुएंसी होगी। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर होती है वो। तो इन दोनों में फर्क देख लेना क्या होता है। एक आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होती है, वही पढ़ लेना। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल टाइप्स क्या होती है, रोम्बस क्या होती है, पैरेललोग्राम क्या होती है, वो कर लेना। एक मिड पॉइंट थ्योरम आएगी इसमें, वो देख लेना मिड पॉइंट थ्योरम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये भी पढ़ लेना। ट्रायंगल में जैसे एरिया पूछा जाता है वो भी देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद है सर्कल। सर्कल वाले चैप्टर में क्या है कि एंगल फाइंड करना है, इसमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जैसे ये है और ये दो थे, इसमें ये कॉमन कोड ये बन रही है, तो इसकी लेंथ पूछ लेगा आपसे क्या होगी। या फिर एक कंसेंट्रिक सर्कल में पूछ लेगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, तो इसमें पूछ लेगा कोड की लेंथ बताओ आप, देख लेना इसमें क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कॉमन कोड वाले। इसके बाद हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला याद होना चाहिए। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर किसका, ट्रायंगल का। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके बाद है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें भी आपका 10th वाला हिसाब ही है, तो ये सारा पढ़ लेना। इसमें भी जैसे एल बी बी एच ये वाले सारे हैं, क्यूबॉइड का क्या होता है, चल ठीक है, ये देख लेना, पूरा देख लेना ये चैप्टर। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड ही है, इसमें थोड़ा कम लेवल का है, थोड़ा बहुत देख लेना। इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओकरिंग ऑपरेशन को मोड बोलते हैं, जैसे दो दो दो, तीन चार पाँच छः, दो आ गया, तो ये दो क्या आ गया, मोड पहले ही बता दिया मैंने आपको। हिस्टोग्राम देख लेना क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का को करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 10वीं क्लास का जो है वो सेम सा ही है, मतलब यहाँ से वो बड़ी लेवल का है, अगर बड़े लेवल का ही कर लोगे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच गया 6, 7, 8 वाला मैथ, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस एक ये कर लेना कि स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, वो पता नहीं 8th में है या कौन से में है। जैसे कोई बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो पॉइंटों में कैसे निकलता है, दो दो ऐसे सिलेक्ट कैसे करते हैं, पीछे सिलेक्ट करते हैं, मान लो ये पास था, दो दो ऐसे पेयर करते हैं। बस ये स्क्वायर रूट निकालना सीख लेना, बाकी 6, 7, 8 वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैथ में। तो इतना सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद यार मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, और अब देखो आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी ग्रुप में भी देखा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जितने भी बंदे मेरे साथ ऐड हैं, मुझे नहीं लगा कि किसी को मैथ एनसीईआरटी का इतना कुछ आता है, या आपको साइंस के न्यूमेरिकल आते हैं किसी भी चैप्टर के। तो बच्चे बहुत कम है, ऐसे बोल रहे हैं कि हम सिलेबस कवर करके बैठे हैं। अगर पेपर आपका 1 महीने बाद हो गया तो कितने के बच्चे हैं जिनको कॉन्फिडेंस है मैथ वगैरह में। अब बात है कि शुरू कहाँ से करें आप लोग। अब मैंने ये वीडियो तो बना दी, इसके बाद भी आप फंसोगे कि शुरू करें या ना करें, कहाँ से शुरू करें, पहले क्या पढ़ें, पहले क्या पढ़ें। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में अटके हुए हैं। तो आपको शुरू करना पड़ेगा
तभी सिलेक्शन हो सकता है। आप एसएससी का ही पेपर उठा के देख लो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती हुई हैं, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपकी तो रेगुलर होने वाली है। अब कई बच्चे इसलिए तैयारी नहीं कर रहे, उनको यही नहीं पता कि पेपर होगा कि नहीं होगा, इसमें कन्फ्यूजन है। तो वो आप देख लो यार, आप आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो उसको कि पेपर पेपर तो देखो होगा ही, अब निकाली वैकेंसी तो होना ही है, तो वो कभी भी हो। और जितना लेट हो रहा है उतना बेनिफिट आपको ही हो रहा है, आपको कौन सा ये सब कुछ आता है। इसके बाद कई बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि मैं ये सब करवा दूं, मैथ एनसीईआरटी वगैरह। देखो मैंने मैथ वगैरह की वीडियो डाली है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, 250 व्यू आते हैं बस, पढ़ने वाली पे आते नहीं। मैंने और भी जैसे कंप्यूटर साइंस आईसीटी वगैरह पूरा सिलेबस करवा दिया, कितने की व्यू हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उससे मेरे को भी मोटिवेट होता है। इसलिए मैं मतलब कुछ कुछ वीडियो डालूंगा, मैं इतनी नहीं डालूंगा। बट जैसे कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि पेड ले आओ सर आप बैच, तो पेड बैच का देखो ऐसा हिसाब है कि मेरे को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी अगर मैं करवाऊंगा, आप चाहते हो कि मैं शुरुआत करवाऊँ, अगर मैं शुरुआत कराऊंगा तो फिर शायद आप पढ़ भी लो। तो एनसीईआरटी अगर मैं पेड लेके आऊँ कि एनसीईआरटी करवाऊँ, फिर मैं सारा ही सिलेबस कराऊंगा ना, एनसीईआरटी भी करवा दूंगा, साइंस भी करवा दूंगा, और आपका अर्थमेटिक वगैरह उसमें मिक्स क्वेश्चन की एक क्लास रख ली जाए, सारे क्वेश्चन हो थोड़े थोड़े करके, एनसीईआरटी के चैप्टर जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो हो जाए। बट मैं पेड यार कम पैसे में नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी मेहनत काफ़ी लगेगी। चंडीगढ़ में मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी था, तो काफ़ी रेट होता है कि यहाँ पढ़ा लो, तो उससे बेटर कि वहीं पढ़ा लो। यूट्यूब वगैरह पे भी इतने व्यू आते नहीं हैं, बट अगर मैं रखूँगा तो ठीक ठाक रेट होगा। ठीक ठाक का मतलब है कि इससे नीचे तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं पेड से बचता हूँ कि कई बच्चे सोचें कि पता नहीं पेपर होगा या नहीं। बट अगर कई सीरियस स्टूडेंट है, मेरे को मैसेज करते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ठीक है कि हाँ पेड करवाया जाए, ताकि आप मैथ वगैरह की तैयारी अच्छे से करो। पेड बैच होगा तो फिर ये भी है ना कि सीरियस वाले अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसे तो कई बच्चे पढ़ते ही नहीं, पेड देने के बाद आप ये सोच लोगे कि हाँ पढ़ पढ़ लिया जाए या जो भी। और बाकी यार फ्री की क्लासेस तो मैं लेके ही आ रहा हूँ। आईसीटी मैंने कंप्लीट करवाया है, मैथ जैसे है, मैथ के चैप्टर परसेंटेज वगैरह की मैंने क्लास बना के रखी है। वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, तो कि मैं उसको डालूँ या ना डालूँ, सेम रेशियो वाला है। हाँ एक चीज़ और है, एक डाउट था आपको एसएसटी का, कि एसएसटी एनसीईआरटी में क्या करें। एसएसटी का भी मैंने सारे जितने भी 6 7 8 की मैंने एसएसटी उठाई, तो उसमें यार चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और सारा फैक्चुअल डाटा है, डाटा सारा फैक्चुअल है। आप इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैथ साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, कोई ऐसी बुक नहीं है। थ्योरी रटने से कोई आधे से ज्यादा बच्चों ने आपने पेड बैच ले रखे हैं, तो पेड बैच में कोई टीचर करवा रहा है साइंस के न्यूमेरिकल या मैथ एनसीईआरटी, कोई नहीं करवा रहा। सिर्फ आपको वो इधर उधर के कोई डीएसएसबी का पेपर उठा लिया, कोई कहीं का उठा लिया, वही चिपका रहे हैं, थ्योरी थ्योरी रटवा रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है। उससे बेटर ना ही पढ़ें तो बेटर है, क्योंकि उसको वो कहीं काम नहीं आने वाला आपके। ठीक है, तो मैं एसएसटी में इतना फोकस आपका चाहता नहीं कि आप एनसीईआरटी सारी रटो। मैं खुद कोई बुक देख रहा हूँ कि जो एक रिलायबल हो, कि जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर हो, सिर्फ एमसीक्यू हो, और आपसे, क्योंकि एसएसटी में पढ़ना क्या, आपने कोई रट्टा थोड़ी मारना है। यही पढ़ना है कि 1757 में क्या हुआ, प्लासी कब हुआ, या बक्सर कब हुआ, सीधा फैक्चुअल ही रटना है ना आपने। हाँ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ना हो सकता है, या पॉलिटी में पढ़ना होता है। तो मैं कोई बुक देख रहा हूँ, अगर मैं मेरे को कोई बुक मिलेगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये बुक पढ़ लो आप एसएसटी के लिए। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे या मैं चैप्टर इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मेरे को कोई लॉजिक लगा नहीं एसएसटी में, तो मैं 3 4 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ कि कोई बुक बताई जाए आपको एसएसटी के लिए। तो वेट करें, मैं खुद बुक कोई होगी तो मैं आपको बता दूंगा एसएसटी के लिए। बाकी जो भी ये बताया है मैंने, अगर सिर्फ आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, चंडीगढ़ जेबीटी की, और कोई एग्जाम आप फोकस नहीं कर रहे, तो आपके पास ये सही टाइम है। आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप कितना कर लोगे ये देख लेना। और अगर आप ये कर गए तो आप काफ़ी बच्चों से ऊपर चले जाओगे। ठीक है, 10 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई है, और मुझे नहीं लगता अब आगे 10 साल भी आएंगी वैकेंसी। अभी जो आई हैं वो उसी पे, और आगे 10 साल के बाद आपकी कौन सा उम्र बचेगी, आप ये भी देख लेना। क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं किसी भी स्टेट के अंदर, कभी कभार ही निकलती हैं, तो ये गोल्डन चांस है, इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, ये गोल्डन चांसेस को यूटिलाइज कर लेना अपना, कि पीआरटी की वैकेंसी आपके आई, और जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब आप कितना कर पाते हैं वो देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम मेरा चैनल फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो है वो, अगर जेबीटी के लिए हो आप, तो जेबीटी चंडीगढ़ करके बना होगा, या मैं लिंक डाल दूंगा। और
दूसरा जो जिसमें मैं पीडीएफ डालता हूँ किसी भी उसकी, तो वो है स्कोर विद कोर, ये टेलीग्राम पे ही है। इस वीडियो में इतना ही।